हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जिसका नाम है आपका ASN1 अभिक्रिया और ASN2 अभिक्रिया के बीच में अंतर। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा है कि ASN1 अभिक्रिया और ASN2 अभिक्रिया क्या होते हैं। यदि आपने वो वीडियो देखा है और पढ़ा है, सीखा है, तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, बहुत ही सरल होने वाला है। और ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है ASN1 अभिक्रिया और ASN2 अभिक्रिया के बीच में जो अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि आपने पूरा वीडियो में नहीं देखा है ASN1 अभिक्रिया, ASN2 अभिक्रिया, तो अब क्या करना है, वीडियो को देख लेना है। देखने के बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, केवल मैं उस वीडियो के आधार पर, उस लेक्चर के आधार पर ही इस लेक्चर को समझाने वाला हूं, इस टॉपिक को समझाने वाला हूं। जो छोटा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है और आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ASN1 अभिक्रिया, ASN2 अभिक्रिया के बीच में अंतर। हम लोग देख रहे हैं ASN1 अभिक्रिया और ASN2 अभिक्रिया के बीच में अंतर। ठीक है, ASN1 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये यूनिमोलिकुलर है, एक आणविक है आपका। ये आपका बाईमोलिकुलर है, द्वितीय आणविक है। एकदम सरल है, अपने पहले वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें बस उसको हम लोग हल्का हल्का देखते जाएंगे अंतर के रूप में। देखो यहाँ पर क्या होता है, ASN1 अभिक्रिया में क्या होता है, यह जो क्रिया होता है ASN1, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है, ये होता है आपका दो पदों में पूर्ण होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, यह दो पदों में पूर्ण होता है। दो पद में पूर्ण होता है, समझते हो ना। ASN1 अभिक्रिया क्या होता है, पहले क्या होता है, एल्किल हैलाइड आयन में टूटते हैं, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। उसके बाद कार्बोकेटायन में कौन जुड़ता है, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है और जुड़ जाता है। तो यह पद जो होते हैं, अर्थात ASN1 अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। वेरी गुड। उसी प्रकार ASN2 अभिक्रिया होता है, एक ही पद में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। इसमें कोई भी आयन नहीं बनते हैं, कोई भी कार्बोकेटायन यहाँ पर नहीं बनते हैं। जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक होता है, वह कार्बन को पीछे से क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, क्लोरीन या हाइड्रोजन को बिना पूछे, उसके बारे में बिना ख्याल रखे, क्योंकि सामने में क्लोरीन जुड़ा रहता है, तो सामने में जब क्लोरीन जुड़ा रहता है तो क्या होता है, सामने से अटैक तो नहीं कर सकता वो, और उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो क्लोरीन को छोड़कर कार्बन को पीछे से अटैक करता है, कार्बन से जुड़ता है, समझो। तो क्लोरीन क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, जो क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनको छोड़कर जब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे जुड़ता है तो क्लोरीन निकलता है, एक जुड़ता है तो एक निकलता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर एक संक्रमण अवस्था का निर्माण भी होता है, जिसको आपने वीडियो में देखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है आपका, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ASN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन क्या होता है, निर्माण होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन प्लस आपको यहाँ पर X माइनस, ये आपका कार्बोकेटायन का इसमें निर्माण होता है, जबकि इसमें कोई कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, आयन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानते ही हो, बहुत ही सरल है, दो अंतर तैयार समझ में आ चुका है। तीसरा देखो, इसमें वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग, किसका वेग, ASN1 अभिक्रिया की जो वेग है, जो दर है, वो केवल एक अणु की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसमें केवल कौन भाग लेता, आपका तृतीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड भाग लिया था, केवल एक ही अणु था यहाँ पर। इतना क्लियर है। इसीलिए क्या होता है, जो अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इसमें जो अभिक्रिया का जो वेग है, वो दो अणुओं की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला आपका तो एल्किल हाइलाइड होता है, उसके साथ में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारक रूप में ये दोनों होते हैं। इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग, उसका दर यदि लिखेंगे, देखो यहाँ पर दर इक्वल टू या वेग इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पर है ना, दर स्थिरांक के लिए। और यहाँ पर RX, देखो यहाँ पर RX क्या है, आपका एल्किल हाइलाइड केवल एक ही है, इसीलिए यहाँ पर इसे दर किस प्रकार से लिखते हैं, इतना क्लियर है। और इसका देखो यहाँ पर दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मतलब एक तो हो गया आपका एल्किल हाइलाइड, एक हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर देखो दोनों एक साथ हैं, तो दर को लिखने का तरीका आपका ये है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर केवल एक अणु भाग लेता है, किसमें, आपका ASN1 अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है केवल एक होता है, और आणविकता कितना है आपका, एक अणु भाग लेता है, अभिक्रिया कोटि एक होता है। इसमें देखो अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं तो द्वि आणविक होता है, और अभिक्रिया की जो कोटि होता है आपका
2 होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर छठवां नंबर, छठवां बहुत ही सरल है। आर एक्स की क्रियाशीलता का क्रम, AsN1 अभिक्रिया के लिए आर एक्स की क्रियाशीलता का क्रम, तो हम लोग जानते हैं जहां पर AsN1 अभिक्रिया हो आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड में ज्यादा होता है और आपका सामान्य में बहुत ही कम, मतलब ना ही के बराबर होता है। इसमें क्यों अधिक होता है? क्योंकि यहाँ पर तृतीयक हैलाइड होता है, तो यहाँ पर तृतीयक हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होता है अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। जब तक इसमें कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अर्थात कहने मतलब ये कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक आपका हाइड्रोजन नहीं, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो ये जो कार्बन होते अधिक स्थायी होता है, जबकि इसमें ऐसा क्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर एक्स की क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, 3 डिग्री अधिक क्रियाशील है, 2 डिग्री कम रहेगा, 1 डिग्री और कम रहेगा। CH3 एक सामान्य जो है और बहुत ही कम रहता है। उसमें जस्ट अपोजिट क्या है आपका, इसमें देखो SN2 अभिक्रिया के लिए आर एक्स की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है आपका, इसमें अधिक होता है। देखो यहाँ पर सामान्य में अधिक होता है, उससे अधिक आपका किसमें आपका 1 डिग्री, कहने मतलब ये है सामान्य में अधिक होगा, उससे कम आपका 1 डिग्री, उससे कम आपका 2 डिग्री, उससे भी कम आपका 3 डिग्री में होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो सामान्य एल्किल हैलाइड है और इसमें देखो यहाँ तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तो AsN1 अभिक्रिया किसमें होता है आपका, तृतीयक एल्किल हैलाइड में होता है, क्योंकि इसका कार्बन स्थायी होता है। इसमें आपका देखो कार्बन अस्थायी होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये देखो इस प्रकार से ये बना हुआ है H H H और यहाँ पर X। इसमें क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पीछे से आगे क्या करता है, अटैक करता है। और सामने में कौन है, वो क्लोरीन या कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, तो सामने से अटैक तो नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या बहुत अधिक है। ये बिना इंतजार किए हुए कार्बन को पीछे से अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रियाशीलता क्रम किसमें अधिक होता है आपका, सामान्य एल्किल हैलाइड में। फिर उसके बाद थर्ड में क्या होता है आपका, बहुत ही कम हो जाता है और नहीं के बराबर होता है त्रिविम रसायन के चलते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7वां पॉइंट देखते हैं AsN1 अभिक्रिया के अंतर्गत, बहुत ही सरल है। न्यूक्लियोफाइल अग्र और पश्च किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। यहाँ जो आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस कार्बोकेटायन में अग्र से भी कर सकता है और पश्च से भी कर सकता है, किसमें आपका AsN1 अभिक्रिया में, क्योंकि यहाँ पर आयन का निर्माण होता है। आयन का क्या होता है, निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का यहाँ पर निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोफाइल चाहे सीधा कार्बोकेटायन से जुड़े या पीछे से कार्बोकेटायन से जुड़े, वही है, धन आयन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल पश्च दिशा से ही आक्रमण करता है। सामने में क्या है आपका, हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है आपका, ये तो आपको माइनस में टूट जाता है और कार्बन आपका प्लस में, तो चाहे सामने से आके जुड़े चाहे पीछे से आके जुड़े, इसमें पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है जुड़ा, माने हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें आयन का निर्माण होता ही नहीं है क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ है, माइनस प्लस के पहले से जुड़ा है, अलग हो ही नहीं रहे हैं। तो इसको अलग करने के लिए क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पीछे से अटैक करता है ताकि क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाए और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके जुड़ जाए। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पश्च दिशा से ही आक्रमण करता है। तो मेरे ख्याल से आपका 7 पॉइंट समझ में आ चुका है। 1-2 पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर 8वां अंतर देखते हैं AsN1 अभिक्रिया और AsN2 अभिक्रिया में। 8वां है, इसमें क्या बोलता है AsN1 में कि इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता, संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि भाई ये संक्रमण अवस्था किस प्रकार बनता है सर, समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखो संक्रमण अवस्था किस प्रकार बनता है, मैं समझा रहा हूं और क्यों कार्बन पर जो न्यूक्लियोफिल होता है वो पीछे से अटैक करता है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास है कोई एल्किल हैलाइड CH3X, क्योंकि तो प्राथमिक में संभव होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, इसको बनाता हूं। यहाँ पर देखो H H H और यहाँ पर एक Cl लिखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कौन क्रिया करता है आपका, तो क्रिया करने वाला जो मटेरियल है वो है आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब हम लोग लेते हैं OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। अब देखो यहाँ पर समझना है कि संक्रमण अवस्था क्यों बनता है। देखो संक्रमण अवस्था बनने का रीजन ये है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है जो जल्दी से इस कार्बन को इफेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। इतना समझना है आपको। ठीक है, अब देखो इस न्यूक्लियोफाइल के सामने में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन है। इसके सामने क्या है आपका, हाइड्रोजन है। दोनों समीकरण में समझा रहा हूं वही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इसके सामने में क्या है आपका, हाइड्रोजन।
OH के सामने में क्या है आपका क्लोरीन हैलोजन है। ठीक, अब यहाँ पर समझना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। कार्बोकेटायन का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। तो जब कार्बोकेटायन का निर्माण होगा तो किसमें होगा आपका SN1 में। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आराम से कार्बन से जुड़ेगा, जिसमें कार्बोकेटायन बनेंगे उसमें जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है सामने में, तो इसके सामने डायरेक्ट इसको इस प्रकार से इफेक्ट तो नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, इस क्लोरीन से बचकर, इस क्लोरीन से हटकर क्या करता है, ये जो है पीछे से अटैक करता है। किससे अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है कार्बन को। ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो अभी भी जुड़ा है, अलग हुआ है क्या, नहीं है। ठीक है, यदि अलग होता तो सामने पे जुड़ता, अलग होता तो सामने पे जुड़ता। ठीक है, तो अलग हुआ ही नहीं है। ये जो क्लोरीन इस कार्बन से अलग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इसीलिए क्या करता है, ये जो OH है अधिक क्रियाशील होता है, तो ये क्या करता है, कार्बन को अटैक करता है। और जैसे ही OH कार्बन के पीछे से अटैक करता है, क्यों पीछे से अटैक करता है, सामने में क्या आपका क्लोरीन है। ठीक है, अब ये भी माइनस है तो प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए क्या करता है, OH क्या करता है, डायरेक्ट कार्बन को इफेक्ट करता है पीछे से। इतना क्लियर है। तो जब ये पीछे से अटैक करता है तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के नजदीक पहुंचता है तो क्लोरीन क्या होता है, यहां से बाहर निकलना चालू करता है। तो वो जो अवस्था होती है ना, उसी अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कहने पर अभी है, देखो ये आपका कार्बन हो गया, चलो इस प्रकार से मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, ये H है, यहां पर भी आपका H है, यहां पर H है, 3 H हो गया। अब क्या होता है, यहां पर पीछे से कौन आ गया आपका OH माइनस। और देखो डॉट द्वारा मैं डॉट की जो लाइन है उससे शो कर रहा हूं कि ये जो OH है पूरी तरीके से कार्बन से जुड़ा नहीं है, एक कार्बन के समीप आ रहा है। तो जैसे ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन के समीप आता है तो उससे दूर होने लगता है आपका क्लोरीन। देखो यहाँ पर मैं डॉट लाइन दिया हूं, इससे मतलब ये है कि क्लोरीन क्या है, दूर हट रहा है कार्बन से। OH क्या है आपका, कार्बन के नजदीक पहुंच रहा है। तो एक नजदीक पहुंच रहा है तो एक दूर हट रहा है, एक नजदीक पहुंच रहे तो एक दूर हट रहा है। इसी अवस्था को बोलते हैं क्या, आपका संक्रमण अवस्था। अब देखो कार्बन के कितने बंध होना चाहिए, अब देखो यहां पर आपको 5 बंध दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, लेकिन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसीलिए यहां पर क्या होता है, जो OH है वो जैसे ही नजदीक पहुंचता है बंध बनाने के लिए, क्लोरीन वैसे ही बाहर निकलता है, किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर। इसीलिए इसको पूर्णतः बंद और इसको हम लोग पूर्णतः बंद नहीं मान सकते। ये बीच की अवस्था होता है, बीच की अवस्था होता है प्रोडक्ट बनने से पहले। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जो आपका SN2 में होता है लेकिन SN1 में नहीं होता। आए समझ में आप, वेरी गुड, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 9वां अंतर क्या बोलता है, ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ जाता है। ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है आपका, ध्रुवीय विलायकों में वेग क्या होता है, कम होता है, अभिक्रिया की वेग। ध्रुवीय विलायक में SN अभिक्रिया की दर या वेग बढ़ जाते हैं, जबकि SN2 में क्या होता है, ध्रुवीय विलायकों में वेग कम हो जाता है, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ध्रुवीय विलायक में SN1 की वेग बढ़ता है और अध्रुवीय विलायक में SN2 की वेग बढ़ता है। अब यहां पर सवाल आता है कि ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं। ध्रुवीय विलायक वे विलायक होते हैं जिन विलायकों में ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको आसानी से हम लोग आयनों के रूप में तोड़ सकते हैं और आयन की मात्रा बहुत ज्यादा देते हैं। तो जितना आयन का निर्माण होगा उतना कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेंगे। जितना आयन की मात्रा होगा, ध्रुवीय विलायक में तो समझ आ चुका है ना, एक सिरा प्लस आयन होता है, एक सिरा माइनस आयन होता है। ठीक, उसको ध्रुवीय विलायक बोलते हैं। इतना क्लियर है। और यहाँ पर ध्रुवीय विलायक का उच्चतम तो विलायक आपका H2O। H2O में अधिकतर रासायनिक पदार्थ होते हैं घुल जाते हैं, आप जानते ही हो। H2O बहुत पावरफुल होता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस बनाते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ध्रुवीय विलायक होता है, एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस। तो ये क्या होते हैं, जैसे यहाँ प्लस माइनस की मात्रा बढ़ती है, ये क्या होते हैं, कार्बोकेटायन प्लस आपका क्लोरीन माइनस, इसमें टूटना चालू कर देता है। तो जितना अधिक टूटेगा उतना अधिक क्या होगा भाई, इसके वेग में वृद्धि होगा, जल्दी से यहाँ पर न्यूक्लियर फैला के इस कार्बोकेटायन से जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है आपका भाई, कार्बोकेटायन का तो निर्माण होना ही नहीं है, कार्बोकेटायन का निर्माण होना ही नहीं है। तो ध्रुवीय विलायक में वेग क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्रुवीय विलायक आएगा तो कार्बोकेटायन तो बनाएगा नहीं, तो क्या होता है कि ध्रुवीय विलायक में यदि हम SN2 अभिक्रिया कराएं तो आयन में तोड़ देगा, तो आयन में टूटेगा तो क्रिया होगा नहीं। यहाँ पर देखो आयन में टूट रहा है क्या, दोनों आयन में टूट रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं। इसलिए अध्रुवीय विलायक में आयन नहीं बनते हैं। तो जब आयन नहीं बनते हैं तो SN2 अभिक्रिया होता है, और जब आयन बनते हैं
तो SN1 अभिक्रिया होता है। तो ध्रुवीय विलायक आयन में तोड़ देते हैं तो SN1 होता है, जबकि अध्रुवीय विलायक आयन को नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ पर SN2 होता है। ध्रुवीय में डाल देगा तो काम हो जाएगा, तोड़ेगा तो आपको ये क्रिया नहीं करेगा। यहाँ पर इतना क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो चुका है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये आपका SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है, आपका 1 पद में होता है। इसका अभिक्रिया कोटि 1 होता है, इसका अभिक्रिया कोटि 2 होता है। इसमें 1 अणु भाग लेते हैं, इसमें 2 अणु भाग लेते हैं। इसकी सांद्रता अर्थात 1 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, इसमें 2 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतना क्लियर? ये ध्रुवीय विलायक में अधिक बढ़ जाता है इसका वेग, इसका नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपको इसमें संकरण अवस्था का निर्माण नहीं होता है, इसमें संकरण अवस्था बनता है। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। ये तो सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो।